1925 में एक और हिंदू लीग की शुरुआत हुई जो केशव बलिराम द्वारा हुई और जिसका नाम था राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ, जिसको आज हम आरएसएस के नाम से जानते हैं। इनकी एक कविता थी जो कि बहुत फेमस थी, कोई जपे रहीम रहीम, कोई जपे राम राम, संत दास कबीर है प्रेम पुजारी, दोनों को करे प्रणाम। सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू आवर चैनल हिंदुस्तानी ब्रदर्स। आज हम लेके आए हैं एक आपके लिए नई वीडियो, नई इंफॉर्मेशन जो कि रहने वाली है पार्टीशन के ऊपर में। 1947 में जो पार्टीशन हुआ था इंडिया और पाकिस्तान का, कई लोगों का ये मानना है कि ये जो पार्टीशन हुआ था हिंदू और मुस्लिम को लेके हुआ था, रिलीजन के ऊपर, बट ऐसा था नहीं। उसके बारे में हम आज चर्चा करने वाले हैं और इस चीज के लिए जानने के लिए हमारी वीडियो के एंड तक बने रहें। 14 अगस्त 1947, जहां एक जगह जश्न मनाया जा रहा था आजादी का, इंडिपेंडेंस डे का, और वहीं दूसरी तरफ बहुत भयंकर बंटवारा हुआ था देश का इंडिया और पाकिस्तान को लेकर। तो बेसिकली आज हम बात करने वाले हैं व्हाट वर द रीजन बिहाइंड इट एंड व्हाई दिस पार्टीशन हैज बीन डन। तो 14 अगस्त 1947 को पार्टीशन हो गया था। इसका जो डिसीजन है 18 जुलाई 1947 में ही ले लिया गया था। एक किंग ऑफ ब्रिटेन थे जिन्होंने इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट को अप्रूव किया था 1947 में। उसी टाइम पे इसका डिसीजन ले लिया गया था कि भाई इंडिपेंडेंस होगा, पार्टीशन होगा। इससे पहले 5 जुलाई 1947 में ब्रिटिश पार्लियामेंट में इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट को पास कर दिया गया था, अप्रूव कर दिया गया था। उसके बाद 3 जून 1947 में लुइस माउंटबेटन ने अनाउंसमेंट कर दी थी रेडियोस पे कि भाई पार्टीशन होने वाला है। इसको माउंटबेटन प्लान भी बोला गया है। और अंटिल द वेरी एंड टू फेमस लीडर हु वाज अगेंस्ट ऑफ द पार्टीशन, जो कि थे महात्मा गांधी और दूसरे थे अब्दुल गफार खान, और जो बाकी कांग्रेस के लीडर्स थे वो इस चीज को एक्सेप्ट कर चुके थे कि पार्टीशन होने वाला है 3 जून को ही, जो कि थे पंडित जवाहरलाल नेहरू एंड सरदार पटेल। सो यही रीजन था कि 1 अप्रैल 1947 को महात्मा गांधी जी जाते हैं माउंटबेटन के पास और उनको पार्टीशन अवॉइड करने के लिए बहुत कन्विंस करते हैं, जो कि वो नहीं होते। और इतने डेस्परेट थे अवॉइड करने के लिए पार्टीशन, ये पीएमशिप तक ऑफर कर देते हैं जिन्ना को, जो कि उन्होंने मना कर दिया था साफ कि मेरे को इंडिया की पीएमशिप नहीं चाहिए। आजाद भारत को लेकर गांधी जी की एक अलग सोच है और हमारी अलग, ये बोला था जिन्ना ने। और लुइस माउंटबेटन को सारी ये चीजें समझने के लिए बहुत डिफिकल्टीज आ रही थी, क्योंकि वो मार्च 1947 में ही वाइसरॉय बने थे। जब माउंटबेटन पहली बार इंडिया आए तो उस टाइम पे यूके के प्राइम मिनिस्टर हुआ करते थे क्लीमेंट एटली, जिन्होंने कहा था ट्राई टू अवॉइड पार्टीशन। और उससे पिछले वाइसरॉय थे आर्कीबेल्ड वेवेल। 1943 से 1947 तक ये इंडिया के वाइसरॉय रहे हैं और इनका भी ये मानना था कि भाई ट्राई टू अवॉइड पार्टीशन, या पार्टीशन के साफ खिलाफ थे। और इनकी शिमला कॉन्फ्रेंस और वेवेल प्लान ऑफ जून 1945 साफ साफ दिखलाती है कि ये बिल्कुल अपोज थे पार्टीशन के। तो हमारी जो एक्चुअल प्रॉब्लम है वो ये नहीं थे जो इससे पहले वाइसरॉय थे, वेवेल से पहले वाइसरॉय थे, जिनका नाम था लॉर्ड लिनलिथगो, जो कि 18 अक्टूबर 1936 से लेकर 1 अक्टूबर 1943 तक वाइसरॉय रहे थे इंडिया के। अब सारी कहानी को रिवर्स में सुनने की जगह हम शुरू से शुरू करते हैं। तो कुछ बहुत से ऐसे लोग हैं जिनका ये मानना है कि जो पहले बैटल्स होते थे, लड़ाइयां होती थी, वो हिंदू मुस्लिम रिलीजन को लेके होती थी, जो कि ऐसा है नहीं। और वही लोग ये भी सोचते हैं जो हिंदू राजा थे और जो मुस्लिम राजा थे, ये कुछ लोगों का मानना है कि दोनों बहुत अच्छे हुआ करते थे या दोनों बहुत बुरे थे, बट ऐसा था नहीं। और ये लड़ाई कभी भी रिलीजन के ऊपर होती नहीं थी। और ये बात भी सच है कि कुछ जो मुस्लिम राजा थे, जैसे कि मोहम्मद गुजनावी, मोहम्मद गौरी और बख्तियार खिलजी, ये सच में बहुत ज्यादा क्रूएलिटी करते थे और बहुत ज्यादा बुरे थे। बट ये बात भी इतनी सच है कि दोस्तों उस टाइम पे जितने भी राजा महाराजा थे वो रिलीजन के बेसिस पे नहीं, अपने साम्राज्य को, अपने राज्य को बड़ा दिखाने के लिए, अपने सत्ता के लालच में लड़ाइयां करते थे। मेनली जो रीजन था इसका बोलते हैं ग्रीड फॉर पावर, इसकी वजह से वो लड़ाइयां होती थी। और हमारे पास इसके परफेक्ट एग्जाम्पल्स हैं जो हम आपके सामने शो करने वाले हैं। कुछ जो मुस्लिम और मुस्लिम राजा आपस में लड़ रहे हैं और कुछ हिंदू और हिंदू राजा आपस में लड़ रहे हैं। तो फर्स्ट बैटल से हम स्टार्ट करते हैं, जो कि बहुत फेमस है, आपने सुना होगा, फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत, जो कि 21 अप्रैल 1526 में लड़ाई हुई थी। बाबर वर्सेस इब्राहिम लोदी, दोनों के दोनों ये किंग थे, मुस्लिम किंग। और फिर उसके बाद सेकंड बैटल पे आते हैं, जो कि हमारा बैटल था बैटल ऑफ पठान,
1790 मराठास वर्सेस राजपूत, ये दोनों हिंदू थे, कोई भी राजा इसमें हिंदू मुस्लिम कुछ नहीं था, दोनों हिंदू राजा थे। और फिर तीसरे उसके बाद आते हैं बैटल ऑफ हल्दी घाटी, जो कि हुआ था 1576 में, जो कि बहुत फेमस लड़ाई है। ये था मुगल वर्सेस राजपूत में। और ऊपर ऊपर से देखने में इन दोनों का आपको ये लग रहा होगा कि ये मुगल वर्सेस राजपूत हिंदू मुस्लिम लड़ाई है, बट ऐसा नहीं था। आपको एक चीज बताऊं कि जो अकबर थे उनके आर्मी जनरल हिंदू थे, जिनका नाम था राजा मान सिंह। और महाराणा प्रताप के जो आर्मी जनरल थे उनका नाम था हकीम खान शेरशाह। तो हिंदू मुस्लिम की लड़ाई है ही नहीं। इसी के साथ जैसे हमें कुछ रिलीजियस फैनेटिक राजा देखने को मिले औरंगजेब जैसे, वैसे कुछ सेकुलर राजा भी थे। जैसे कि मैं आपको बताता हूँ जिनका नाम स्टार्ट करते हैं नंबर वाइज। पहले अकबर, दूसरे आप कृष्ण देव राय, तीसरे थे छत्रपति शिवाजी महाराज। ऐसे कई और भी थे, बट जो हमें जो मोटा मोटा जो जिनका मेन जो नाम है वो मैं आपके सामने लिखता जा रहा हूँ। तो चलिए, ये तो बात होगी राजा महाराजा की, बट उस टाइम पे कुछ फेमस पोएट भी थे जो जिन्होंने अपनी पोएम के जरिए हिंदू मुस्लिम को एक दर्शाते हुए उन्होंने अपनी पोएम लिखी है। आज रंग है ये माँ, रंग है री, अरे अल्लाह तू है हर मेरे महबूब के घर, रंग है री आज रंग। तो ये जो पैदा हुए थे 1253 में हुए थे, और इनकी जो मृत्यु थी वो 1325 में हो गई थी। कुछ ऐसे ऐसे ये पोइट्स थे जो जिनकी कविता इतनी अच्छी थी, लिखी जाती थी। अगर आज के टाइम पे कोई ऐसी कविता लिखे तो लोगों के सेंटिमेंट्स को हर्ट करेगी और ये पॉलिटिकल इशू भी बन सकता है। तो चलिए हम इससे आगे बढ़ते हैं। सन 1400 में हमें मिले संत कबीरदास जैसे बहुत अच्छे कवि, जिन्होंने बोला, जो कि सबसे पहले मैं आपको बता रहा हूँ, जो कि साफ खिलाफ थे एक्सट्रीमिस्ट हिंदू के और एक्सट्रीमिस्ट मुस्लिम के। इनकी एक कविता थी जो कि बहुत फेमस थी, कोई जपे रहीम रहीम, कोई जपे राम राम, संत दास कबीर है प्रेम पुजारी, दोनों को करे प्रणाम। तो इसके बाद आते हैं गुरु नानक जी, जो कि सिर्फ और सिर्फ स्ट्रेस लेते थे ये रिलीजन की यूनिटी को लेके। जितने भी हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हैं, ये चाहते थे कि सारे भाई एक साथ रहें, कि इनके बीच में लड़ाई ना हो, सब एक ही है, कोई किसी मतलब इक्वालिटी को लेके स्ट्रेस लेते रहते थे हमेशा। और इसके बाद कुछ ऐसे हमें राजा मिले जो कि थे अकबर, जहांगीर, शेरशाह जैसे। उस टाइम पे इनके कोर्ट में होली भी मनती थी, दिवाली भी मनती थी। और होली को इन्होंने जो नाम दिया था उर्दू में वो था ईद ए गुलाबी। और रेड फोर्ट के पीछे एक बहुत बड़ा मेला लगता था दिवाली के टाइम पे, और उसको इन्होंने उर्दू में नाम दिया था जश्न चरांगा। गोस्वामी तुलसीदास, जिन्होंने वन ऑफ द मोस्ट मेजर हिंदुइज्म की इंपॉर्टेंट टेक्स्ट बुक लिखी थी जिसका नाम था रामचरितमानस, और ये अकबर के शासन के टाइम पे ही बनाई गई थी। और अकबर वही मुस्लिम राजा है जिन्होंने महाभारत और रामायण को ट्रांसलेट करवाया था पर्शियन लैंग्वेज में। इसके अलावा एक नवाब थे अवध के जिनका नाम था वाजिद अली शाह। इन्होंने कथक सीखा था और ये काफी जाने जाते थे कृष्ण लीला को स्टेज पे दर्शाने के लिए। रिवॉल्ट ऑफ 1857, दिस वाज अ परफेक्ट एग्जांपल ऑफ हिंदू एंड मुस्लिम यूनिटी। अब इसमें ये होता है हिंदू और मुस्लिम ने साथ में फाइट किया था कंपनी रूल्स के अगेंस्ट में। तो रिवॉल्ट ऑफ 1857 में कुछ रेबेलियन थे जिनका नाम था रानी लक्ष्मीबाई, नाना साहब पेशवा, तात्या टोपे, बेगम हसरत महल, कुंवर सिंह, जनरल भक्त खान। इन सब ने एक साथ बहादुर शाह जफर को अपना कमांडर माना था, एक्सेप्ट किया था। और रिवॉल्ट ऑफ 1857 में कंपनी रूल इंडिया से चला गया था और उसके बाद ब्रिटिश राज स्टार्ट हो गया था। तो आफ्टर 1857 ब्रिटिशर्स को ये लगा कि भाई जो ये रिवॉल्यूशन हुई है और ऐसी रेवोल्यूशन बाद में भी हो सकती है, और जो इंडियंस है वो रेवोल्यूशन हमारे अगेंस्ट में भी कर सकते हैं, और धीरे धीरे जो ब्रिटिशर्स का राज है वो खत्म हो जाएगा। तो इसको ध्यान में रखते हुए उन्होंने अपनी पॉलिसी अपनाई जिसको बोलते थे डिवाइड एंड रूल पॉलिसी। तो डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी को समझने से पहले हमें इंडियन नेशनल कांग्रेस को समझना बहुत जरूरी है, जो कि स्टैब्लिश हुई थी एक ब्रिटिश ऑफिसर द्वारा जिनका नाम था A.O. ह्यूम। और वो एक स्पिरिचुअल मैन थे और उन्होंने एक रिपोर्ट भी लिखी थी कि जो 1857 का रिवॉल्ट हुआ था वो ब्रिटिशर्स की क्रुएलिटी की वजह से हुआ था। तो A.O. ह्यूम की एक बहुत ही फेमस पोएम थी जिसका नाम था ओल्ड मैन्स होप, जिसमें ये इंडियंस को जागरूक कर रहे थे, उनको बोल रहे थे कि फाइट फॉर योर राइट, और ये बोल रहे थे कि अपनी एक कंट्री की डिमांड करो और एक इंडिपेंडेंट नेशन की डिमांड करो।
जिससे कि बहुत ब्रिटिशर्स इनके अपोज हो रहे थे और इन्होंने खुद ही फिर रिजाइन दे दिया था। इंडियन नेशनल कांग्रेस आईएनसी उस टाइम पे सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन बनी और कांग्रेस से डिमांड किया गया कि जितने भी एजुकेटेड इंडियंस हैं उनको ज्यादा शेयर दिया जाए। उस टाइम पे सरकार हुआ करती थी लॉर्ड डफरिन की, जो कि ये वाइस रॉय थे। तो इन्होंने अप्रूवल दिया कांग्रेस को और पहले सेशन में इनको कोई प्रॉब्लम नहीं थी। फिर धीरे धीरे आने वाले टाइम पे इनको लगा कि कांग्रेस जो है वो खतरा बन सकती है ब्रिटिश राज के लिए। तो इन्होंने कांग्रेस को बोला कि जो अपने मीटिंग्स और जो इनके सेशन है उसमें नॉन पॉलिटिकल सोशल रिफॉर्म्स के पर ही फोकस करे। और लेकिन जो कांग्रेस है वो मानी नहीं। तो वाइस राय डफरिन ने नए नए तरीके अपनाने का सोचा, क्योंकि कांग्रेस का जो इन्फ्लुएंस हुआ बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा था। उसको कम करने के लिए इन्होंने कुछ नए नए तरीके अपनाए, जिसमें सबसे पहला था ये गए अमीर लोगों के पास और इन्होंने बोला कि आईएनसी में से जितना भी अपना पोर्टनेज फंड है उनको विड्रॉ कर लीजिए। और दूसरा इन्होंने रूल बना दिया कि कोई भी गवर्नमेंट ऑफिशियल एम्प्लॉय किसी भी कांग्रेस के सेशन को अटेंड नहीं कर सकता। इससे भी काम नहीं बन रहा था, तो इनके दिमाग में ये चीज आई। ये जो वाइस रॉय डफरिन थे ये गए कुछ ऐसे लोगों के पास जो कि ब्रिटिशर्स को सपोर्ट करते थे और ये इंडियंस भी थे, हिंदू और मुस्लिम बोथ थे। जिसमें सबसे पहला एक था एजुकेशनलिस्ट सैयद अहमद खान और दूसरे थे लिंग्विस्ट शिव प्रसाद। इन दोनों से कहा गया कि कोई एक ऐसी मूवमेंट करो, एंटी कांग्रेस मूवमेंट, जिससे जो नॉर्मल पब्लिक है, जनता है, उनका इन्फ्लुएंस कांग्रेस के ऊपर से हटे। 1887 में कुछ कांग्रेस की डिमांड्स हुआ करती थी उस टाइम पे। तो सबसे पहली डिमांड इनकी ये थी कि जो आईसीएस का एग्जाम होता है, इंडियन सिविल सर्विस का एग्जाम, पहले इंडिया में कंडक्ट नहीं कराया जाता था, इसको इंडिया में कंडक्ट कराया जाए। और जो दूसरी इनकी डिमांड थी वो थी जो बजट पास होता है ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा, उसको उसमें इंडियंस को रिप्रेजेंट करने का मौका दिया जाए, जो कि बिल्कुल नहीं देते थे। और सैयद अहमद खान ने इसके अपोज में थे। इन्होंने पब्लिक से बोला कि आईएनसी से, इंडियन नेशनल कांग्रेस से दूर रहें और ये चीज जो बोल रहे हैं ये गलत फैला रहे हैं और इसका गलत प्रभाव पड़ रहा है। उसके बाद सैयद ने टू नेशन थ्योरी की बात करना स्टार्ट कर दी और ये पब्लिक को बोलने लगे। यहां तक कि इन्होंने मुस्लिम्स को ये तक बोला कि उनकी जान खतरे में है, अगर ब्रिटिशर्स इंडिया छोड़ के चले जाते हैं तो हिंदू जो है वो मुस्लिम पे अत्याचार करना स्टार्ट कर देंगे। इसके अलावा सैयद अहमद खान ने मुस्लिम से कहना स्टार्ट किया कि ब्रिटिशर्स राज खत्म हो जाएगा, ब्रिटिशर्स जब चले जाएंगे फिर कुछ और नए इन्वेडर्स आ जाएंगे, जैसे फ्रेंच, पुर्तगीज और जर्मन इन्वेडर्स, और जो कि आकर दोबारा अत्याचार स्टार्ट कर देंगे इंडियंस पे, जो कि खतरा होगा हिंदू के लिए भी और मुस्लिम के लिए भी। और उस खतरे से, उस अत्याचार से बचने के लिए सपोर्ट करें मुस्लिम्स ब्रिटिशर्स को, जिससे कि कोई खतरा ना रहे। हालांकि इन्होंने जो मुस्लिम मॉडर्न एजुकेशन पे फोकस करना स्टार्ट कर दिया, जोर भी डाला इन्होंने कि जो मुस्लिम्स है उनको एजुकेशन मिलनी चाहिए अच्छी। फिर एक यूनिवर्सिटी, एक कॉलेज स्टार्ट हुआ जो एएमयू के नाम से हम जानते हैं, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। ये 1875 में स्टार्ट हुई थी और इनके भड़काऊ भाषण, टू नेशन थ्योरी और एंटी कांग्रेस मूवमेंट की वजह से क्या हुआ, एक लीग स्टार्ट हुई जिसको बोला जाता है ऑल इंडिया मुस्लिम लीग, जो कि बहुत पावरफुल थी उस टाइम पे। और ये ऑलरेडी सपोर्ट करते थे ब्रिटिशर्स को, इसलिए वो डिवाइड एंड रूल की थ्योरी को सपोर्ट करने के लिए ब्रिटिशर्स का सपोर्ट इनके साथ बन गया था। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग जब बनी थी उस टाइम पे वाइस रॉय हुआ करते थे मिंटो। इनके सामने एआईएमएल द्वारा एक डिमांड रखी गई जिसमें उन्होंने बोला कि सेपरेट इलेक्टोरेट्स होने चाहिए, बट कांग्रेस इसके सख्त खिलाफ थी। और यहां तक कि मोहम्मद अली जिन्ना वो भी इसके सख्त खिलाफ थे उस टाइम पे। आगे आने वाले टाइम पे वो सपोर्ट किया उन्होंने पार्टीशन को बिल्कुल, बट उस टाइम तक वो साफ इसके खिलाफ थे। तो ब्रिटिशर्स के पास एक नया एजेंडा आ गया। उन्होंने सोचा कि डिवाइड एंड रूल को आगे बढ़ाने के लिए सेपरेट इलेक्टोरेट जो है ये बहुत सही रहेगा, क्योंकि इसमें हिंदू और मुस्लिम बट जाएंगे और इनको फायदा होने लगेगा। और ऐसा ही हुआ। 1909 में इस चीज की डिमांड को पूरा कर लिया गया ब्रिटिश गवर्नमेंट द्वारा, जो कि इंडियन काउंसिल एक्ट में हुआ था। तो सिमिलर रिप्रेजेंटेशन दी गई सिक्स यूरोपियन और एंग्लो इंडियंस के लिए। तो ब्रिटिशर्स की जो पॉलिसी थी डिवाइड एंड रूल की वो बरकरार रही, दरारें बढ़ती रही, देश बढ़ता रहा अलग अलग धर्मों के बीच में। तो इससे हुआ क्या, कुछ स्मॉल सेक्शन हिंदुओं का पैरानॉइड फील करने लग गया बहुत ज्यादा। उन्होंने सोचा कि हमारी आवाज कौन बनेगा, हमारे इंटरेस्ट का क्या, हमारे लिए कौन खड़ा होगा, हम किसके पास जाएं। तो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के अगेंस्ट में एक हिंदू लीग स्टार्ट की गई जिसका नाम था अखिल भारतीय हिंदू महासभा, जिसके फाउंडर थे मदन मोहन मालवीय। 1925 में एक और हिंदू लीग की शुरुआत हुई जो केशव बलिराम द्वारा हुई और जिसका नाम था राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ,
जिसको आज हम आरएसएस के नाम से जानते हैं। तो उस टाइम पे ऐसा था, मुस्लिम की एक साइड को लग रहा था कि भाई मुस्लिम्स खतरे में, अदर साइड हिंदूज को भी ये लग रहा था कि हम भी खतरे में हैं। 1909 में एक इंडियन मेडिकल ऑफिसर थे जिनका नाम था लेफ्टिनेंट कर्नल UN मुखर्जी। इन्होंने कुछ ऐसे ऐसे आर्टिकल्स, कुछ ऐसे ऐसे लेटर्स छापे कोलकाता न्यूज़पेपर में, जिसमें लिखा था कि हिंदूज आर डाइंग रेस। तो आज हमने इस वीडियो के द्वारा जाना कि कैसे पार्टीशन हुआ था और हिंदू मुस्लिम सन 1200 से लेकर सन 1800 तक इक्वली थे, इक्वालिटी में बिलीव करते थे, ये एक दूसरे के खिलाफ नहीं थे, नफरत नहीं थी इनके बीच में। बट कुछ ऐसा ब्रिटिशर्स ने हालात पैदा कर दिए, कुछ ऐसी चीजें होने लगी जिसके बीच में ये धर्मों के बीच में दरारें आने लगी, और इसी वजह से इंडिया और पाकिस्तान का पार्टीशन हुआ। और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, और अगर अच्छी ना लगी हो तो आपके पास डिसलाइक का ऑप्शन है, आप वो कर सकते हैं, और कमेंट करके हमें बताएं, और हमारे साथ बने रहे ऐसी नई नई इंफॉर्मेशन के लिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।